हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, देखिए। फर्स्ट है हाफ लाइफ मेथड, सेकंड ग्राफिकल मेथड, थर्ड मेथड होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, एंड फोर्थ मेथड होता है इनिशियल रेट लॉ मेथड। ठीक है, तो देखिए इसमें इनिशियल रेट मेथड हमने केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में इसको कवर किया था। ठीक है, तो इसको हम आज वापस नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ मेथड। तो देखिए क्या होता है हाफ लाइफ मेथड। अब देखिए हाफ लाइफ मेथड का मतलब होगा कि हमें हाफ लाइफ से ऑर्डर को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमने nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखा था फॉर nth ऑर्डर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n-1 अपॉन n-1 के a की पावर n-1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a की पावर n-1। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, टी हाफ का फॉर्मूला ये हो गया। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन A1 और A2 हो, इसका मतलब क्या हो, जैसे फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन एट 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन A1 एंड A2। तो देखिए A1 एंड A2 कंसंट्रेशन, इसका मतलब हाफ लाइफ भी क्या हो सकती है, T2 और T1। तो सबसे पहले हम देखते हैं T1 के लिए। फॉर T1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A की पावर n-1 था। तो यहाँ T1 के लिए ये क्या हो जाएगा, A1 प्रोपोर्शनल था। इसी तरह से फॉर T2 के लिए हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A2 की पावर n-1। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर n-1। तो इस तरह से हमें हाफ लाइफ पता हो, कंसंट्रेशन पता हो, तो हम इस ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसको अगर आगे फर्दर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे इसको। अब यहाँ देखिए ये n निकालना है, n निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे। तो क्या होगा, लॉग T2 बाय T1 इज इक्वल टू, इधर लॉग लेंगे तो ये जो पावर है आगे आ जाएगी, n-1 लॉग A1 अपॉन A2। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू लॉग T2 बाय T1 अपॉन लॉग A1 बाय A2। तो ये 1 क्या होगा, इस साइड जाएगा। तो n इज इक्वल टू लॉग, या इसको इस तरह से लिख दो, 1 प्लस लॉग, ये T2 बाई T1 है। अगर अपॉन में होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग A अपॉन बी, लॉग A माइनस लॉग बी।
तो log T2 माइनस log T1 अपॉन log A1 माइनस log A2। तो इस तरह से हम n को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, द हाफ लाइफ ऑफ decomposition of a compound is 20 minutes when initial concentration of a compound is doubled, half life reduces to 10 minutes. Find order of reaction। ठीक है, हमें ऑर्डर निकालना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिए द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 20 मिनट व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इज डबल। मतलब पहले क्या है उसकी 20 मिनट है, अब उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हम डबल कर देते तो हाफ लाइफ कितनी हो जाती है, 10 मिनट। तो हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, T2/T1 इज इक्वल टू A1/A2 की पावर n-1। अब देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन और ये T हाफ। तो देखिए सबसे पहले क्या देखा, हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन कंपाउंड इज 20 मिनट। तो हम क्या मान सकते हैं, कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या है, x है, उस टाइम पर हाफ लाइफ क्या हो गई, 20 मिनट। ठीक है, इसके बाद है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल्ड, मतलब इसको अगर हम डबल कर देते हैं 2x तो हाफ लाइफ क्या रह जाती है, 10। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, T2 अगर हम इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं हम T2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A1 और ये A2। तो इसमें पुट करो 2x अपॉन T2 है ना, टाइम वो है T2, तो यहाँ आ जाएगा, इसको ये लिखो A1 A2, ये T1 और ये T2। तो T2 है 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू A1 है x अपॉन 2x की पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। तो ये भी क्या आएगा 1/2 है, तो इसकी पावर 1 हो गई। इसका मतलब ये दोनों बेस सेम है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल में होंगे। तो n-1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ ऑर्डर क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ऑर्डर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस तरह से हम यहाँ पर ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लिखिए, फॉर अ गैसियस रिएक्शन द इनिशियल constant pressure and corresponding half life data is as shown. Find order of reaction.
ठीक है, हमें डेटा दिया हुआ है, इससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। गिवन है प्रेशर इन किलो पास्कल और हाफ लाइफ टी हाफ, ये है 100, 66.66, 33.33, ये हो गया 105, 235 और 950। ठीक है, तो ये हमें डेटा दिया हुआ है और हमें ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे T2/T1, हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया तो हमको फॉर्मूला लगना है T2/T1 इज इक्वल टू A1/A2 की पावर n-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर, तो इस वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं, P1/P2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, P1, P2, P3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें दो डेटा लेना है, कोई से भी हम दो डेटा ले सकते हैं, तो हम ये दोनों डेटा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम P1, इसको ले लेते हैं P2। अब इस हमें क्या करना है, इस में पुट करना है। इसमें पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो T2 टेम्परेचर 950 अपॉन 235 इज इक्वल टू A1 की जगह P1 आ जाएगा, तो 66.66 अपॉन 33.33 की पावर n-1। इसको ये हो गया 2। ठीक है, इसको अगर हम कट करेंगे, इसको कट करो तो ये हो गया 45, ये हो गया 47, 5 से इसको किया कट, ये हो जाएगा 590। ठीक है, अब देखिए 47 ये आ रहा है 190, तो अब देखिए 47 इंटू 4 क्या होता है, 188, ये 188 होता है, ये 190 है, तो हम इसको लगभग ये मान सकते हैं कि 190 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ये मान लेते हैं कि लगभग क्या हो गया, 4 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, ये 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। ये बेस सेम है, तो इसका मतलब ये पावर भी क्या होगी, इक्वल में होगी, तो 2 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हम हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड अब हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड कौन सा था, हमने ग्राफ बनाकर जैसे कैलकुलेट किया था उसी तरह से हम कंसंट्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। तो देखिए ग्राफिकल मेथड होता है, मतलब कि हम इसमें ग्राफ से देखते हैं। जैसे कि ग्राफिकल मेथड में हमको ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने के लिए जैसे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है, जैसे टाइम है और कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बीच में ग्राफ है और ग्राफ हमको गिवन है इस तरह से। तो हमें ये देखना है कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सेकंड ऑर्डर के लिए या थर्ड ऑर्डर किसके लिए है। तो देखिए ये ग्राफ हमें बनाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है, AT इज इक्वल टू माइनस KT। ये ग्राफ कौन सा है, इसका मतलब ये है Y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C वाला ग्राफ बनाना है। तो हम जीरो ऑर्डर में रख के देखते हैं, AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0, ये होता है। ये क्या है, Y एक्सिस पर है, इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C। तो इसका मतलब ये क्या है, Y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C। ये ग्राफ भी क्या आ रहा है, Y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C वाला। इसका मतलब ये कौन सी हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। तो इस तरह से हम ग्राफ से भी ऑर्डर को बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, लॉग A और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो अब देखिए ये है, अब ये हमें बताना है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए है, किसके लिए। ठीक है, तो देखिए अब लॉग A आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर के लिए तो नहीं हो सकता। जीरो ऑर्डर में तो क्या होता है, लॉग आता ही नहीं है। लॉग किस में आता है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखते हैं, T इज इक्वल टू 1/K ln A अपॉन A माइनस एक्स। ये कंसंट्रेशन जो T टाइम पर है, तो ये AT है,
तो t इज इक्वल टू 1/k, या इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, kt इज इक्वल टू ln, इसको लिख सकते हैं a0 अपॉन at, ये ln a अपॉन b है तो इसको ln a माइनस ln b लिख सकते हैं, तो ln a0 माइनस ln at। ठीक है, अब हमें बनाना है ln at, मतलब y एक्सिस पर क्या है ये, तो इसको इस साइड में लेकर जाना पड़ेगा, तो ln at इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a0, तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ln at और टाइम के बीच में ग्राफ इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टाइम और 1/a, इसके बीच में हमें ग्राफ बनाना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे 1/a और टाइम के बीच में। अगर हम देखते हैं kt इज इक्वल टू क्या होता है 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, इसी में ही होता है ये, और ये जो a है ये t टाइम पर है, at टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हैं kt इज इक्वल टू 1/at माइनस 1/a0। ठीक है, तो 1/at y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस वाले को एक साइड लेते हैं, बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं, तो 1/at इज इक्वल टू kt प्लस 1/a0। ये ग्राफ इस तरह से आता है, ये जो बनाया नहीं था, तो 1/at और टाइम यही ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब क्या हो गया ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ जैसे ये होगा स्लोप क्या हो गया 1/a0, स्लोप हो गया 1 ये k, और ये इंटरसेप्ट हो गया 1/a0, तो ये ग्राफ किसका हो गया सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो इस तरह से कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ गिवन होता है, और उससे हम फॉर्मूला देखकर ये बता सकते हैं कि ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, या nth ऑर्डर का, किसी का भी बता सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड मेथड। तो देखिए थर्ड मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, और इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ कंसंट्रेशन और टाइम दिया हुआ है और हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो अब हमें खुद ये पता करना है कि ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम इसमें अलग अलग अपने आप लगाकर देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाएंगे, जीरो ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, सबके लिए लगा कर देखते हैं। तो जिसमें अगर सेम हो जाता है कि एक ही वैल्यू, तो हम ये बोल देते हैं कि ये वाला ऑर्डर हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हम अलग अलग ट्राई करते जाते हैं इसमें। तो देखिए जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है एक, जैसे कोई भी हमें डेटा गिवन होगा इसमें, जैसे ये कंसंट्रेशन के लिए हो गया और ये टाइम के लिए हो गया। ठीक है, अब हमें इस कंसंट्रेशन और टाइम के लिए दिया हुआ है जो भी डेटा अगर यहाँ पर हमें गिवन है, तो अब इसमें हमको ये देखना है कि अपने आप ही हिट एंड ट्रायल का मतलब हमें नहीं पता, कुछ भी चीज़ें खुद अपने आप ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि ये क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, कि लगाने में इसको हम जीरो ऑर्डर में भी लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर में भी लगाएंगे, तो मोस्टली सारी रिएक्शन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसको लगा कर देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, चेक इफ फर्स्ट ऑर्डर। हम ये चेक करते हैं कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, k का वैल्यू लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a0 अपॉन at। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ जो वैल्यू गिवन है इनमें से क्या करेंगे, k के लिए हम कोई भी दो वैल्यूज़ को लेते हैं, मतलब दो डेटा हम लेते हैं कि पहले लेते हैं या तो ये दोनों ले लेंगे, इसमें ये क्या है, ये a0 है इनिशियल और ये है फाइनल के लिए। तो पहले हम ये ले लेते हैं कि ये इनिशियल या ये फाइनल हो सकता है, ये इनिशियल या ये फाइनल ले लेंगे, या ये इनिशियल या ये फाइनल ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें कोई भी दो डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइंड टू वैल्यूज ऑफ k यूजिंग टू सेट्स ऑफ डेटा।
और उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे पहले ये दोनों ले लिया, इसके बाद इन दोनों को ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास k की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो उन दोनों को अगर देखेंगे k की क्या है, अगर वैल्यू दोनों की अगर सेम आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो क्या करेंगे आगे, चेक इफ टू वैल्यूज ऑफ k आर सेम। तो क्या होगा, अगर क्या है कि k की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ये क्या है, दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, जीरो ऑर्डर पर इसको अप्लाई करेंगे, सेकंड पर करेंगे, थर्ड पर करेंगे। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं आती, ये वैल्यू सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर जीरो ऑर्डर के लिए चेक करेंगे, चेक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो यहाँ भी क्या होगा, ये ए नॉट इनिशियल, ए टी फाइनल, इसमें भी ये कोई भी दो डेटा रखकर के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, अदरवाइज जीरो ऑर्डर की रिएक्शन भी नहीं होगी। उसके बाद क्या करेंगे हम, चेक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए, या इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स को ए टी और ये ए नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, सेम वही दो वैल्यूज कोई सी भी रख के यहाँ इसमें पुट कर देंगे। तो के की वैल्यू अगर यहाँ सेम आ जाती है तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और सब में के की वैल्यूज निकाल के तब हम इसमें पता कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर होगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे गिवन डेटा है हमारे पास ए और टी, ये रख दो 50 30 18 0 10 20। ठीक है, ये हमने देखा, ये हो गई कंसंट्रेशन, इसको ले लो मोल पर लीटर, टाइम हो गया मिनट में। ठीक है, अब इसमें हमको ये डेटा गिवन है और निकालना है हमें फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन 80। ठीक है, ये रख दिया। अब इसमें भी हमें क्या करना है कि इनिशियल और फाइनल, सबसे पहले या तो किसी भी दो को ले लें, हम पहले क्या करते हैं, इन दो को ले लेते हैं। तो उसमें इसको हम मान लेते हैं इनिशियल, ये हो गया फाइनल। ठीक है, तो इसमें रखेंगे वैल्यू k इज इक्वल टू 2.303, यहाँ से यहाँ में टाइम क्या हो गया 10, लॉग ए नोट क्या है 50 और फाइनल है 30। ठीक है, और सेकंड एक और वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसमें हम क्या, ये दो वैल्यू ले लेते हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल रखते हैं। तो क्या होगा, इसी में k इज इक्वल टू 2.303, t यहाँ से 10 था, इस साइड से इधर जाएंगे तो क्या हो गया 20, लॉग ए नोट क्या होगा इसमें 50 अपॉन 18। ठीक है, आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, 2.303 अपॉन 20 लॉग ये हो जाएगा 25 अपॉन 9। ठीक है, इसको 2 से कट कर दिया तो ये हो गया 25 अपॉन 9। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2.303 अपॉन टी लॉग 25 होता है 5 का स्क्वायर और ये 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो 5/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं
2.303 अपॉन 20 इंटू, ये पावर में आ रही है, लॉग है तो ये आगे आ जाएगा 2 log 5/3, तो ये कट होकर क्या रहा 2.303 अपॉन 10 log 5/3। और देखिए यहाँ से भी हम करेंगे तो क्या रहा है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 5/3। तो ये k और ये क्या है, k दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए मतलब इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक हमने देखा था इनिशियल रेट मेथड, उसको हम काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद हमने सारे इसके कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि देखो, एक तो ऑर्डर होती है और एक होता है मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर मीन्स तो क्या हो गया कि जरूरी नहीं होता कि जैसे ये रिएक्शन है A + B + C गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ऑर्डर में तो होता है कि जरूरी नहीं है कि इन सारे मॉलिक्यूल्स हैं उन सब पे रेट जो है इन सबकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। हो सकता है ये सिर्फ एक पर ही करे, हो सकता है ये 2 पर करे, और हो सकता है ये 3 पर ही करे, और हो सकता है ये किसी पर भी नहीं करे। ठीक है, तो यहाँ तो क्या होता है, क्या किसी पर भी नहीं करे। तो ये तो होती है ऑर्डर की, जिसमें क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं होता कि सब पर डिपेंड करेगी, ये सिर्फ उन्हीं पर ही डिपेंड करती है जिनमें क्या होगा, इफेक्टिव कॉलिजन होता है। ठीक है, ऑर्डर तो होती है ये। अब मॉलिक्यूलरिटी में क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी में जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सबके नंबर्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। इसका मतलब यहाँ पर ABC 3 मॉलिक्यूल हैं, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 3। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को, molecularity, the number of molecules / atoms of reactant that takes part in an elementary reaction, elementary chemical reaction is called molecularity। elementary reaction का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप। ठीक है, तो जो ये क्या होगा मॉलिक्यूलरिटी, हम क्या बोलेंगे, जितने भी रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको हम बोलते हैं, उन सबके नंबर्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। पर उसमें क्या होना चाहिए, वो सिंगल स्टेप में होनी चाहिए। अगर क्या है कि रिएक्शन कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, सिर्फ सिंगल स्टेप में ही होती है। सेकेंड पॉइंट हम इसका देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी and order is always same for elementary reaction except pseudo order reaction। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है, मतलब A + B गिव्स प्रोडक्ट, तो ये अगर हम ये मानते हैं कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो सिंगल स्टेप में अगर ये होगी तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी भी और ऑर्डर जो है वो दोनों ही क्या होंगे, सेम होते हैं, यहाँ पर अलग अलग नहीं होते। पर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उसमें अलग अलग हो जाते हैं, या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें भी ये दोनों डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका,
इसका क्या मतलब है, देखिए कि जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो क्या होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शनल में नहीं होगी या नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये देखिए कि जैसे A+B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने ऑर्डर में ये पढ़ा था कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पर ही डिपेंड करे। हो सकता है कि एक भी मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं कर रही, कि अगर मान लो कॉलिजन ही नहीं हो रहा, कॉलिजन नहीं होगा तो क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करेगी रिएक्टेंट के। तो इसका मतलब ऑर्डर वहाँ पर क्या होता है, हम जीरो ऑर्डर भी देखते हैं। अगर वन मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है तो वन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन भी देखते हैं। और ये भी हो सकता है इसका पूरा हो, इसके सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही हो, तो हम इस तरह से 1/2 3/2 इस तरह से ऑर्डर भी देखते हैं। पर मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। जीरो होने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या होगा, जितने भी एटम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर जीरो होती है तो ये क्या हो गया, A+B ये दोनों ही यहाँ पर नहीं है। अगर ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी। इसी तरह से ये फ्रैक्शनल में भी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी एटम जो है कि पॉइंट्स में नहीं हो सकता, या ये कभी भी नेगेटिव भी, क्योंकि एटम्स जो है नेगेटिव में कभी नहीं होंगे। तो इसीलिए ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्युलरिटी इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ हम एलिमेंट्री रिएक्शन या जो सिंगल स्टेप में होती है उन्हीं में ही बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मॉलिक्युलरिटी। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो ये होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन which have different order and molecularity are called pseudo order reaction। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हो कोई, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ डिटरमिनिंग स्टेप हो, तो उन दोनों में क्या होगा, अगर ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अगर डिफरेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या होगा, देखो जैसे हमने देखा था एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों सेम होती है, पर क्या होगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम में H+, तो क्या बनता है एसिड प्लस एल्कोहल। तो इस रिएक्शन में क्या है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और इसमें हम अगर देखते हैं मॉलिक्युलरिटी तो क्या हो गई, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्युलरिटी हो गई 2, और यहाँ ऑर्डर जो है यहाँ पर क्या है, देखो ये वाटर क्या होता है एक्सेस में होता है, वाटर जब ये एक्सेस में होता है तो इस पर रेट डिटरमाइन नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या होगा, रेट सिर्फ इस पर इफेक्ट करेगी तो ऑर्डर होगा 1। तो ये होती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन,
तो देखिए आरएनएस इक्वेशन क्या थी, हमने जब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि आरएनएस इक्वेशन को हम लास्ट में पढ़ेंगे बाद में। तो यही है वो आरएनएस इक्वेशन। इसमें हम देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के ये इफेक्ट को बताता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और तो आरएनएस में कुछ पोस्टुलेट दिए थे, उसके बेस पर हम इसको बता सकते हैं। तो देखिए इसके पोस्टुलेट क्या थे। फर्स्ट था अकॉर्डिंग टू आरएनएस ऑल द reactant molecule does not participate in a chemical reaction. Only those molecule which have sufficient amount of energy will participate in the reaction. तो देखिए आरएनए से फर्स्ट पॉइंट क्या दिया था कि ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब कि कोई भी जैसे केमिकल रिएक्शन में उसमें जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। उसके लिए क्या होगा, वही जो है पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में जिनके लिए क्या होगी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। मतलब जिसके पास में एनर्जी होगी वही क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिनके पास जो एनर्जी नहीं होगी तो वो क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसने क्या दिया था कि जिसके पास में ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल, और जो बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव मॉलिक्यूल। तो देखिए सेकंड पॉइंट है द मॉलिक्यूल विच हैव सफिशिएंट amount of energy is called active molecule, and the remaining molecules are called passive molecule। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये हो गए इसके 2 पॉइंट। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि देखो कि इनमें क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होगा तो एक्टिव मॉलिक्यूल और पैसिव मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगा तो कॉलिजन उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और कॉलिजन के इंक्रीज होने से कि हमने क्या बोला था कि जो मॉलिक्यूल में कॉलिजन होता है वही एक्टिव मॉलिक्यूल होता है और उन्हीं के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और वही क्या होते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हमारे पास रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि जो पैसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको भी हमें क्या है कि एक्टिव करना पड़ेगा, कि जिससे कि वो सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए हम जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए क्या करते हैं कि उनमें कॉलिजन, उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उसमें क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने की वजह से उनमें एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है ड्यू टू कॉलिजन एन
equilibrium is established between passive and active molecule when we increase the temperature, then kinetic energy of the molecule increase, hence number of collision also increases। ठीक है, तो क्या होगा कि कॉलिजन की वजह से इसमें क्या होगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पर कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका, नहीं लिख देते हूँ। फोर्थ पॉइंट, बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलिजन के इंक्रीज होने से क्या होगा, रिएक्टेंट के जो रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स है, पैसिव मॉलिक्यूल, वो भी क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। नंबर ऑफ कॉलिजन रिएक्टेंट easily converted into the product and rate of reaction increase। ठीक है, तो क्या होगा, कॉलिजन होगा, कॉलिजन के इंक्रीज होने से रिमेनिंग मॉलिक्यूल भी क्या हो गए, एक्टिव हो गए, तो इसका मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, कि हम इसको हमने एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो रेट है उसके क्या हो जाएगा, पहले से डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो देखिए इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व that when we increase the temperature by 10 degree Celsius, then rate of reaction increase by a factor of 2 to 3 that can be represented by the temperature coefficient। तो हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर जो है 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले था T और 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 to 3। ठीक है, तो इन सब जो जितने पॉइंट्स हैं इसके इन सब पॉइंट्स के बेसिस पर आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी। अब वो देखिए क्या थी, इन सारे असम्पशन के बेस पर दिया था k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस E अपॉन RT। ये होती है आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ k क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और a है यहाँ
ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसको देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, K हो गया रेट कांस्टेंट, A हो गया आरएनएस पैरामीटर, E हो गया यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पर हम अगर इसमें लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। अब ln को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई, 2.303 लॉग K इज इक्वल टू 2.303 लॉग A माइनस EA अपॉन RT। 2.303 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो ये होती है इक्वेशन। तो इससे हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर क्या हो, देखिए द आरएनएस इक्वेशन कैन also be written at two different temperature with two rate constant। द इक्वेशन क्या होगी, अगर यहाँ पर क्या होगा, टू डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट टेम्परेचर पर ये रेट कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा K2 K1, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा T2 और T1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू यहाँ log K2 बाय K1, तो ये कैंसिल हो जाएगा आगे, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो आगे इसको क्या कर लिख सकते हैं, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो इस तरह से हम डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।